साथियों नमस्कार। आज हम पार्ट एक जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आइए बात करते हैं पदार्थ के बारे में, क्योंकि हमारे पार्ट का नाम ही क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। देखो, पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। एक हम द्रव बोलते हैं, जो लिक्विड है वो एक अलग है, वो पदार्थ की अवस्था है। द्रव्य एक पदार्थ का नाम ही है। तो पदार्थ या द्रव्य बोलो, दोनों एक ही है। अब पदार्थ किसे कहते हैं? प्रकृति में उपस्थित वे सभी वस्तुएं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो। देखो, प्रकृति में कोई भी वस्तु उपस्थित है, जैसे आप जहाँ पर पढ़ाई करने के लिए बैठे हो, वहाँ पर आपको आपके सामने जो चीज़ें दिखाई दे रही है, चाहे वो पेन दिखाई दे रहा है, चाहे आपको कॉपी दिखाई दे रही है, चाहे आपको कुछ भी वस्तु दिखाई दे रही है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सजीव या निर्जीव जितनी भी वस्तु है, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि उनका निश्चित द्रव्यमान होना चाहिए। तो जो द्रव्यमान है वो क्या हो, उनका निश्चित हो। देखो, द्रव्यमान के ब्रैकेट में मैंने भार लिखा है, तो आपको यहाँ पर एक डाउट आया होगा कि द्रव्यमान भार ये दोनों क्या है। तो आपको याद रहे, आपको थोड़ी सी ये इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि द्रव्यमान और भार है क्या। यदि आप एक ही ग्रह पर उपस्थित है, जैसे हम मानते हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर हम उपस्थित है तो हमारा द्रव्यमान और भार बराबर है। जैसे मेरा द्रव्यमान, मेरा भार, जैसे अपन बोलते हैं भाई आपका भार कितना है, आपका वेट कितना है, आपका मास कितना है, तो द्रव्यमान के बारे में बात करें अपन, तो द्रव्यमान मेरा जैसे 60 किलोग्राम है। तो यदि आप जब चंद्रमा पर जाओगे तो आपका द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन क्या बदलेगा? भार बदल जाएगा। लेकिन हम तो एक ही ग्रह की बात कर रहे हैं। जब एक ग्रह की बात कर रहे हैं तो द्रव्यमान और भार क्या रहता है? निश्चित रहता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है। जैसे मेरा द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, किसी और का द्रव्यमान 8, आपका द्रव्यमान जो है वो 45 किलोग्राम है। तो किलोग्राम जो वर्ड आ रहा है पीछे, मात्रक आ रहा है, वो द्रव्यमान का है। जबकि भार को हम न्यूटन से दर्शाते हैं, क्योंकि भार गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। हम इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे 9वीं कक्षा में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन ये शब्द आया है तो इसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो द्रव्यमान भार कब एक है? जब हम किसी एक ही ग्रह पर उपस्थित है। यदि अन्य ग्रह की हम बात करेंगे, तुलना करेंगे, चंद्रमा की बात करेंगे, तो द्रव्यमान तो समान रहेगा लेकिन भार अलग रहेगा। तो हम आते वापस अपनी परिभाषा पर। प्रकृति में उपस्थित वे सभी वस्तुएं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, जिनका निश्चित द्रव्यमान एवं भार एवं आयतन, आयतन का मतलब होता है स्थान घेरना। फॉर एग्जाम्पल कि भाई जैसे मेरे पास ये पेंसिल है, इस पेंसिल को मैं जहां पर रखूंगा तो इस पेंसिल ने क्या किया कि इसने एक स्थान घेरा। तो स्थान घेरना ही क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो आपने एग्जाम्पल में कुर्सी ली, तो मुझे बताओ कुर्सी का द्रव्यमान होता है? बिल्कुल होता है। इसका आयतन, ये एक स्थान घेरती है? बिल्कुल घेरती है। पेन ले लो, बैग ले लो, घड़ी ले लो, किताबें, जो भी वस्तु आपको दिखाई देती है, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वे सभी किसके अंतर्गत आएगी? आपके पदार्थ के अंतर्गत आएगी। तो सीधा प्रश्न पूछा जाता है आपके, पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझो। तो प्रकृति में आने वाले वे सभी वस्तुएं जिनका निश्चित द्रव्यमान एवं आयतन हो, यानी स्थान घेरना हो, उसे पदार्थ कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं, हम जो इस नोट्स के अंदर पॉइंट ले रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें भी जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे उसको मैं टिक आउट करवाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। तो पदार्थ की परिभाषा आपकी पूछी जाती है तो इसको थोड़ा अच्छे से आप समझें। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। देखो, भौतिक का मतलब होता है बाहरी स्वरूप। भौतिक का मतलब बाहरी स्वरूप, यानी पदार्थ बाहर से कैसा दिखाई देता है। तो पदार्थ प्रत्येक पदार्थ की यदि अपन बात करें तो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अब आप कहोगे सर कुर्सी जो है वो सूक्ष्म कणों से कैसे, हमें समझ में आया। तो आपको पता है कुर्सी हमें क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि वो पदार्थ के बहुत सारे कणों से मिलकर बनी हुई। लेकिन हम यदि कुर्सी को तोड़ते जाए, कुर्सी को जैसे आपने तोड़ा तो उसका एक छोटा सा पार्ट आपको मिला, कण मिला, उसको और तोड़ो और तोड़ो और तोड़ो, तो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से वो मिलकर बना होता है। अब अंतिम में जो कण बचेगा, क्या वो आपको आंखों से दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो जिन्हें हम आंखों के द्वारा आसानी से नहीं देख सकते। भाई आप ये भी देखा होगा आपने, जैसे आपके रूम के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म कण इधर उधर गति करते रहते हैं, धूल मिट्टी के कण गति करते रहते हैं, लेकिन आपको दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते। सूर्य के प्रकाश की रोशनी में हम मानते हैं कि भाई वो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जनरली हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म कण होते हैं। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है? पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा देना। बहुत ज़्यादा आपके परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। तो अभिलाक्षणिक गुण का मतलब पदार्थ के अंदर ऐसे क्या गुण हैं
जिसके कारण हम पदार्थ के बारे में इतना पढ़ रहे हैं। तो देखो, पदार्थ के मुख्य रूप से 3 अभिलाक्षणिक गुण हैं। यदि हम पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों की बात करें तो कुल कितने हैं? 3 हैं। तो एक एक को अपन अच्छे से समझेंगे। देखो, हमें विज्ञान को अपने दैनिक जीवन के साथ जोड़कर पढ़ना है। विज्ञान वो चीज़ नहीं है या विज्ञान वो विषय नहीं है जिसको हमें रटना है। विज्ञान को आप जितना ज़्यादा अपने दैनिक जीवन से जोड़ के इसको पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि विज्ञान को दैनिक जीवन में उपयोग लाना ही विज्ञान का मुख्य कार्य है। तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई विज्ञान जो है केवल रट के हम पास कर लेंगे, ऐसा नहीं। विज्ञान में जितनी भी चीज़ें आ रही है वो सब हमारे दैनिक जीवन से, हमारे कार्य से, सभी से जुड़ी हुई है। तो प्रत्येक चीज़ को अपन को अच्छे से समझना है। पहला पॉइंट है पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण का रिक्त स्थान। रिक्त स्थान से आप सभी का बिल्कुल नॉर्मल मतलब अपन निकाल सकते हैं कि भी रिक्त स्थान का मतलब खाली जगह। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। अब मैंने ये लाइन बोल तो दी, लेकिन आपको पता, आप सब साइंस स्टूडेंट हो, विज्ञान के छात्र हो, छात्रा है, तो आपको सबसे पहला ही ये डाउट आता है कि सर क्यों, क्या है, यानी रिक्त स्थान है कैसे? क्योंकि विज्ञान जब भी किसी शब्द को या किसी विषय के बारे में जानकारी लेती है तो उसमें क्यों का सबसे पहले उत्तर निकलता है। भाई क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, लेकिन वो रिक्त स्थान कैसे पाया जाता है, हमें कैसे पता चलेगा? तो हमने यहाँ पे 2 उदाहरण लिए। पहला उदाहरण है शक्कर का जल में घुलना। अब शक्कर का जल में घुलना क्या है, ध्यान सुनना। देखो, शक्कर की जगह आप चाहो तो नमक भी ले सकते हो। शक्कर की जगह क्या ले सकते हैं? नमक ले सकते हैं। अब देखो, नमक कड़वा होता है तो हम कड़वे बात अपन नहीं करेंगे, अपन तो यहाँ पे मीठी बात करेंगे। तो मीठी बातों के लिए हमने क्या लिया, यहाँ पे शक्कर लिया है। भाई हम जब भी कोई अच्छी चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं, हम इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हम कुछ मीठा ही करते हैं, तो मीठे करने के लिए अपन ने शक्कर लिया। चलो, आप नमक भी ले सकते हो। तो नमक या शक्कर का जल में घुलना। अब जब आपने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे एक चित्र के द्वारा आपको अच्छे से समझाया है कि एक बीकर के अंदर मैंने क्या लिया है, जल लिया है। ये जो नीले रंग के आपको जो कण दिखाई दे रहे हैं ये जल के हैं, और लाल रंग के जो कण दिखाई दे रहे हैं वो किसके हैं? आपके शक्कर के हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो नीले रंग के कणों के बीच में आप देखो रिक्त स्थान पाए गए हैं, और जैसे ही आप शक्कर के अणु इसके अंदर मिला तो वो उस रिक्त स्थान के अंदर फिट हो जाते हैं। अब कैसे? देखो, जब हम शक्कर को जल के अंदर घोलते हैं तो प्रारंभ में यानी शुरुआत में शक्कर के कण आपको जल में दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम घोलना प्रारंभ करते हैं, जैसे जैसे हम शक्कर को जल में घोलना प्रारंभ करते हैं तो शक्कर गायब होने लगती है। तो गायब होने का मतलब वो गई कहाँ? भाई क्या वो जल से हट गई? नहीं, वो जल के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान उपस्थित था उस रिक्त स्थान में वो क्या हो गई? फिट हो गई, जमा हो गई। उसके कारण हमें शक्कर या नमक जल में घुलने के बाद दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका स्वाद आपको नजर आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करना। भाई जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग यदि अपन बात करें तो वो कौन करते हैं? तो जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग आपको पता है जलीय जीव, जैसे भी मछली की बात करते हैं तो मछली ऐसा तो है नहीं कि वो बार बार ऑक्सीजन लेने के लिए जल से बाहर आती, नहीं। ऐसी कई मछलियां होती है जो अपना पूरा जीवन जल के अंदर ही गुजारती है। तो उन मछलियों के लिए जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग वो करते हैं। भाई श्वसन के लिए हमें कौन सी गैस आवश्यक होती है? जीवनदायी गैस ऑक्सीजन है। अब हम तो वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जलीय जीव कैसे करते हैं? तो जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। अब वो क्या करते हैं आपको पता है, जलीय जीवों में क्या पाए जाते हैं? गलफड़े पाए जाते हैं, क्लोम्स पाए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में अपन गिल्स कहते हैं। वो क्या करते हैं? जल को ग्रहण करते और जल में से ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। इसका मतलब जल में ऑक्सीजन आई कहाँ से? किस गुण के कारण आई? रिक्त स्थान के कारण। तो पहला पॉइंट हमारा पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण का है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है कि शक्कर का जल में घुलना पदार्थ के किस गुण के कारण है? रिक्त स्थान के कारण। जल में घुली ऑक्सीजन किस गुण के कारण आ रही है? रिक्त स्थान के कारण। तो ऐसे हम कुछ क्वेश्चन जो है इस पॉइंट से अपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जो दूसरा गुण है, यानी अभिलाक्षणिक गुण की हम बात करें तो हमारा पहला तो कौन सा हो गया? रिक्त स्थान हो गया था। दूसरा गुण जो है वो हमारा होगा गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब मूवमेंट, यानी किसी भी कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब हम बात करते हैं पदार्थ के कणों में निरंतर गतिशीलता पाई जाती है। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल सामान्य रूप से आपने देखा होगा, जैसे आप अपने कमरे के अंदर कोई खुली खिड़की और उस खुली खिड़की से सूर्य की रोशनी आ रही है, तो उसमें आपने देखा होगा कई सारे कण जिगजैग प्रवृत्ति में ऊपर नीचे दाएं बाएं मन आए जैसे वो गति करते रहते। दिखते हैं कि नहीं दिखते आपको? बिल्कुल दिखते हैं। तो वो किस कारण है? गतिशीलता के कारण है। लेकिन ये एग्जाम्पल हमें हर जगह दिखाई नहीं देता है, सूर्य की रोशनी में दिखाई देता है। तो उसको हमने कुछ उदाहरण के द्वारा हमने समझा। पहला उदाहरण है स्याही का जल में फैलना। जैसे भाई आपने एक बीकर लिया,
इस बीकर के अंदर आपने पानी लिया, तो मुझे बताओ भाई पानी की मात्रा आपने क्या ली? ज़्यादा ली। भाई इसके अंदर पानी आपने फैला दिया। अब पानी की मात्रा आपने इसके अंदर क्या ली? बहुत ज़्यादा ली। अब आप इसके अंदर जब एक बूंद, कितनी बूंद? केवल एक बूंद, या तो लाल या फिर नीली, कोई भी स्याही यानी यदि आपने एक बीकर के अंदर पूरा जल भरा है और आपने इसके अंदर केवल नीली और स्याही की केवल एक बूंद यदि आपने डाली है, तो उस एक बूंद के कारण पूरा जल का जो बीकर का जो पानी है, जल है, वो पूरा रंगीन हो जाता है, यानी कि लाल या नीला हो जाता है। तो आप सोचो, एक बूंद ने पूरे जल को क्या कर दिया? रंगीन कर दिया। अब यदि उसी एक बूंद को यदि आप बड़े से एक बाल्टी में पानी भर के डालोगे तो भी वो उसको रंगीन कर देगी। तो ऐसा क्या कारण है कि स्याही के कणों में क्या पाई गई? गतिशीलता पाई गई। जैसे ही स्याही को आपने जल में डुबोया, तो डुबोते ही स्याही के कणों में गतिशीलता के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। फिर दूसरी एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। जलती हुई मोमबत्ती या माफ कीजिए जलती हुई अगरबत्ती के धुएं का कमरे में फैलना। भाई जलती हुई कोई अगरबत्ती, जैसे आपके घर में भाई अगरबत्ती पैकेट में पड़ी रहती है, लेकिन क्या उसकी सुगंध आपके कमरे के प्रत्येक कोने तक पहुंचती है? क्या नहीं पहुंचती। लेकिन आरती के दौरान, पूजा के दौरान जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं, तो जलाने के दौरान आपने देखा होगा उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। यदि बाहर से भी कोई व्यक्ति आपके घर में आता है तो आपने वो कहेगा भाई इतनी अच्छी सुगंध कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है? तो वो सुगंध वहां तक पहुंची किस कारण? तो गतिशीलता के कारण यहाँ पर पहुंची। तो गतिशीलता का मतलब पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील करते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर और समझना है। यहाँ पर जो मैंने चीजें ली है, देखो यहाँ पर मैंने लिया जलती हुई अगरबत्ती। तो कुछ आपके माइंड में प्रश्न आया होगा, क्या बुझी हुई अगरबत्ती से ये चीजें नहीं होती है? होती है बिल्कुल, लेकिन जलती हुई अगरबत्ती से जो सुगंध है वो अधिक दूरी तक जाती है। आपके घर में यदि कोई अगरबत्ती रखी हुई है और वो बुझी हुई है यानी कि पैकेट में है, तो आपको उसको पास में जाके सूंघना पड़ेगा। लेकिन जलती हुई अगरबत्ती में आप यदि कहीं दूर भी बैठे हैं तो भी आपको वो कणों की गतिशीलता यानी कि आपको वो गंध आराम से वहां तक पहुंच जाएगी। इसका क्या कारण है? तो ये इंपॉर्टेंट अपन को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कि जलती हुई अगरबत्ती के धुआं बुझी हुई अगरबत्ती की तुलना में अधिक दूरी तक क्यों चला जाता है? कारण बताइए। तो वो कारण अपन लेते हैं। तो किस गुण के कारण जलती हुई अगरबत्ती का धुआं अधिक दूरी तक, जबकि बुझी हुई अगरबत्ती का धुआं कम दूरी तक पहुंचता है? देखो इसको ये अपन एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे आपके घर में सर्दियों के दिनों में गाजर का हलवा बना है। अब वो गाजर का हलवा जब ठंडा, देखो एक बार बनाने के बाद वो 3-4 दिन तक चलता है। अब गाजर का हलवा आपके घर पे बना है, तो बनाने के बाद क्या होता है कि भाई जब वो गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा सुगंध जो है आपकी कई आसपास की पड़ोसी तक जाती है। तो वो भी पूछने के लिए आता है कि भाई क्या बात है, आज तो आपके घर पे गाजर का हलवा बना है। तो उन तक वो सुगंध गई कैसे, किस कारण गई? भाई जब गाजर का हलवा आपके पास पहले से ही पड़ा था, उस समय ठंडा था, तो उसकी सुगंध तो नहीं गई, लेकिन गर्म करती उसकी सुगंध बाहर तक चली जाती है। तो ये सब कणों की गतिशीलता। लेकिन गर्म करने पर ही ऐसे कण गतिशील क्यों होते, अधिक क्यों होते, उसके कारण अपन पढ़ रहे हैं। तो देखो नोट लिखा इंपॉर्टेंट, ठंडी वस्तु की अपेक्षा गर्म वस्तु के कणों में गतिशीलता अधिक होती है। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा अच्छे से समझना। ठंडी वस्तु की अपेक्षा गर्म वस्तु के कणों में क्या होती है? गतिशीलता अधिक होती है। इसका कारण वेरी इंपॉर्टेंट, ये कारण पूछा जाता है। देखो याद रखना, साइंस यदि आप पढ़ रहे हो तो कारणों के बारे में जानकारी रखो, किस कारण हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों, किस कारण, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब आपने साइंस को अच्छे से पढ़ा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो क्या कारण है? देखो, क्योंकि जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उस वस्तु की, अब मुझे बताओ, आपका एक बढ़िया एग्जांपल लेता हूं मैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। आपने पॉपकॉर्न घर पे भी बनाए होंगे और जो बनाने वाले आपके लॉरी वाले आते हैं उसको भी देखा होगा। वहां पर आपने क्या देखा कि जब कोई व्यक्ति पॉपकॉर्न बनाता है तो मक्की के दाने को एक लोहे की कढ़ाई हो गया उसके अंदर वो डालकर गर्म करता है। तो गर्म करते ही आपने देखा होगा पॉपकॉर्न उछलने लगता है। तो पॉपकॉर्न में के कणों में क्या आई? गतिशीलता आई। किस कारण आई? कि भाई जब आपने पॉपकॉर्न को क्या किया? गर्म किया। यानी जब किसी वस्तु को आपने गर्म किया तो गर्म करने के दौरान आपने उन वस्तु को कौन सी ऊर्जा दी? उष्मा ऊर्जा दी। और वो उष्मा ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी ऊर्जा में बदल देते हैं? गतिज ऊर्जा में बदल देते हैं। और गतिज ऊर्जा यानी गति करने वाली ऊर्जा, और उस वस्तुओं के अंदर गति आ जाती है। और गति आएगी तो मुझे बताओ कौन सा गुण बढ़ेगा? गतिशीलता बढ़ जाएगी। इसी कारण याद रखना, गर्म वस्तु की सुगंध ठंडी वस्तु की तुलना में अधिक दूरी तक पहुंच जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? पहला प्रश्न बनेगा, जलती हुई अगरबत्ती की गंध कमरे के सभी कोनों तक पहुंच जाती है, जबकि बुझी हुई अगरबत्ती की गंध नहीं पहुंच पाती। कारण ये रहा। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, गर्म खाने की सुगंध अधिक दूरी तक पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की सुगंध कम दूरी तक पहुंचती है। इसका कारण ये हो गया। तो कोई भी प्रश्न आ जाए इससे रिलेटेड तो इसका कारण यही रहेगा।
तो आपको ये नोट वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो कितने हमारे पॉइंट हो गए? हमारे पॉइंट हो गए आपके 2 पॉइंट। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण आकर्षण बल। आकर्षण बल यानी कि एट्रैक्शन फोर्स। आकर्षण बल का मतलब होता है एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए जाने वाला खिंचाव बल, यानी एक दूसरे को खींचना अपनी ओर। अब आकर्षण बल की बात करें तो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। कैसे, क्यों? क्यों का कारण तो बताना पड़ेगा। तो देखो उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से हम साइंस को थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। तो उदाहरण में हमने लिया है जैसे किसी ठोस वस्तु को आसानी से न तोड़ पाना। भाई आज आपको गुस्सा आया कि भाई मम्मी ने मुझे ऐसा बोल दिया, पापा ने मुझे ऐसा बोल दिया, या फॉर एग्जांपल किसी कारण आपको गुस्सा आ रहा और आपने सोचा कि नहीं आज तो मैं इस लोहे की रॉड को तोड़ दूंगा हाथ से। आपके माइंड में ये चीज़ आई क्योंकि आपने साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है फॉर एग्जाम्पल। अब जब आप उस लोहे की रॉड को हाथ से तोड़ने का प्रयास करते हो, लकड़ी से तोड़ने का प्रयास करते हो, किसी पर्टिकुलर अदर किसी वस्तु से तोड़ने का प्रयास करते हो, क्या वो आसानी से टूट जाती है? क्या नहीं टूटती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। कुछ में मजबूत आकर्षण बल होता है, कुछ में कम आकर्षण बल होता है। जैसे ठोसों की बात करें, लोहा हो गया, जितने भी ठोस वस्तुएं हो गए, पत्थर हो गए, उनमें आकर्षण बल मजबूत होता है। जबकि गैस जो होते हैं, वायु के अंदर आप हाथ हिलाओगे तो आराम से कणों को अलग कर सकते हो, उसमें आकर्षण बल कम होता है। वो अपन आगे पढ़ेंगे, अभी आपको याद रखना आकर्षण बल। दूसरा एग्जाम्पल और अच्छा अपन ने लिया है, नल से बहते पानी की धार को न काट पाना। भाई आपने नल चालू किया और नल से पानी की धार बह रही है। अब आपने क्या किया कि हाथ से उस नल की धार को काटना प्रारंभ किया। एक बार काटा, क्या कट जाती है? क्या नहीं, वापस जुड़ जाती है। दूसरी बार काटा, क्या वापस कट जाती है? नहीं, जुड़ जाती है। लगातार काटने पर लगातार जुड़ जाती है, क्योंकि कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। तो याद रहे, क्वेश्चन कहीं से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नल से बहते पानी की धार को न काट पाना किस अभिलाक्षणिक गुण का कारण है पदार्थ का? तो याद रखना आकर्षण बल। ठंडी वस्तु की अपेक्षा गर्म वस्तु की गंध अधिक दूरी तक पहुंच जाती है, किस कारण? गतिशीलता के कारण। तो ऐसे कई सारे प्रश्न आपके इससे रिलेटेड आ सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं पदार्थ की अवस्था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा देना, ये भी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया प्रश्न है। पदार्थ की अवस्थाएं, भाई पदार्थ कौन कौन सी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो याद रहे, प्रकृति में पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्था है? 3 अवस्था है। देखो इस पार्ट में हम 5 अवस्थाएं पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपको पूछे तो कितनी अवस्था? 3। यदि ऐसा प्रश्न आ जाए प्रकृति में पदार्थ कितनी अवस्थाओं पाया जाता है, तो 5। लेकिन मुख्य रूप से देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि भाई मुख्य रूप से कितनी अवस्था है, तो मुख्य रूप से अपनी 3 अवस्था है। अब वो कौन सी है सब जानते हैं। ठोस जिसको हम सॉलिड बोलते हैं, द्रव जिसको लिक्विड बोलते हैं, और गैस आप जानते हो गैस है। देखो द्रव और द्रव्य अलग है, मैंने पहले ही बता दिया, द्रव्य पदार्थ है और द्रव एक पदार्थ की अवस्था है। तो ये थोड़ा आपको क्लियर करना है। अब यहाँ की एक नोट या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जल प्रकृति का एकमात्र ऐसा पदार्थ है, जल प्रकृति का एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई आपको पूछ ले ऐसा पदार्थ की एक ऐसा कोई पदार्थ बताओ जो प्रकृति की तीनों अवस्थाओं, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है प्रकृति के अंदर, तो आपका आंसर क्या होगा? जल होगा, वाटर होगा। अब इस जल की प्रकृति की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, तो उसके बारे में यदि अपन बात करें तो आपको पता होगा ये 3 अवस्था है। भाई ठोस के रूप में तो बर्फ, तो आप जो बर्फ देखते हो वो जल ही है, लेकिन किस रूप में? ठोस के रूप में है। आप जो पानी पीते हो वो जल ही है, लेकिन किस रूप में? द्रव के रूप में। आप जो जल वाष्प, भाई सर्दियों के दिनों में, बरसात के दिनों में आपको बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आती है, आप शहरी इलाकों से ग्रामीण इलाकों में खेतों की ओर जाते हो तो आपको एकदम ठंडक सा अनुभव होता है। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि पौधों से पानी, जो भी पानी के स्रोत है वहाँ से जल वाष्प की बूंदें वायुमंडल में इकट्ठा हो जाती है। तो वो जल वाष्प जो है, जिसको हम भाप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? भाप। तो ये जो भाप जल वाष्प है ये गैस के रूप में। तो मुझे बताओ, आप देख सकते हो पदार्थ में जल जो है वो तीनों अवस्थाओं में, ठोस के रूप में बर्फ, द्रव के रूप में पानी, गैस के रूप में जल वाष्प। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ से बन सकता है। अब हमने इस वीडियो के अंदर जितने टॉपिक पढ़े हैं, यहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। देखो किसी भी विषय का ज्ञान कैसे पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है, वो प्रश्न उत्तर से पता चलेगा। याद रहे, जब भी आप साइंस मैथ्स कुछ भी विषय पढ़ते हो तो प्रश्न उत्तर के ऊपर आपको ध्यान सबसे ज़्यादा देना है, क्योंकि प्रश्न उत्तर से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन
एक नज़र में हम कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न को हमें याद रखना है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला है, पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझिए। बिल्कुल आप कर सकते हो। पदार्थ के अभिलक्षणिक गुणों को समझिए। तो समझाने में एक एक को समझाना है, लेकिन आपको पूछ रहे पदार्थ के अभिलक्षणिक गुणों के नाम लिखिए, तो फिर आपको नाम लिखना है। यहाँ समझाने का बोला है तो समझाना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ के आंसर सही ढंग से नहीं लिख पाते, तो अच्छे से समझना। तीसरा प्रश्न है, ठंडी वस्तु की अपेक्षा गर्म वस्तु की गंध अधिक दूरी तक क्यों पहुंच जाती है? कारण बताइए। तो मैंने आपको नोट में लिखा है, याद कीजिए, तो वो आपको इसका कारण बताना है। अब इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आपको खुद को खोजने का प्रयास करना है, क्योंकि साइंस कहता है कि आप अपनी माइंड की क्रिएटिविटी को, आप अपने माइंड को जितना ज़्यादा सोचने में मजबूर करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका माइंड डेवलप होगा, आपका माइंड विकसित होगा। क्योंकि आपने देखा होगा भाई, जो साइंटिस्ट होते हैं वो साइंटिस्ट ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कोई 5वीं पास, कोई 10वीं पास, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन वो अपने माइंड को एक वस्तु को खोजने के लिए, सर्च करने के लिए लगा देते हैं। उसके कारण उनका माइंड इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है कि वो आगे से आगे उन चीज़ों को खोजते रहते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं। अपन क्या करते हैं, चीज़ों को रटते हैं। रटना नहीं है, समझना है, सोचना है। जितना ज़्यादा सोचोगे आपका माइंड उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। केवल बादाम वादाम खाने से, दूध पीने से चलो अपनी न्यूट्रिशन, अपने जो पोषण है वो हो सकता है, लेकिन माइंड की आपको यदि ग्रोथ करनी है, माइंड का IQ लेवल आपको बढ़ाना है, तो सोचो, जितना ज़्यादा है सोचो। आप जिस फील्ड में जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा उस फील्ड में आप आगे बढ़ोगे। तो इस पढ़ाई में आपको अच्छे से सोचना है, तो अच्छे से आप सोचोगे तो इस साइंस में आप मास्टर माइंड हो जाओगे। तो देखो, मास्टर माइंड होने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए अगला क्वेश्चन अपना है, किस गुण के कारण, अगला क्वेश्चन है, किस गुण के कारण शक्कर जो है वो जल में घुल जाती है? भाई, किस गुण के कारण शक्कर जल में आसानी से घुल जाती है? तो बताइए किस गुण के कारण। बिल्कुल सही है। तो कई बच्चे इस प्रश्नों का उत्तर आराम से दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साइंस को गहराई से पढ़ा, और साइंस को जब आप गहराई से पढ़ते हो तो जन्मों तक आपको वो साइंस याद रहती है, तो इसलिए आपको गहराई से पढ़ना है। अगला प्रश्न की यदि अपन बात करें, पदार्थ के किस गुण के कारण स्याही जल में, भाई पदार्थ के किस गुण के कारण जो स्याही है वो जल में फैल जाती है? बताइए किस गुण के कारण। बिल्कुल सही है, गतिशीलता के कारण। तो ऐसी कई चीजें हैं जो आपको सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है, किस गुण के कारण हम नल से बहते पानी की धारा को नहीं काट पाते हैं? तो बताइए मुझे भैया, आंसर बताइए इसका, कि भाई बहती जल की धारा को आप नहीं काट पाते, उसका कारण क्या है? कि भाई किस गुण के कारण, प्रश्न क्या अपना, किस गुण के कारण हम नल से बहते पानी की धारा को नहीं काट पाते? तो उसका क्या कारण है? तो आप सभी जानते हो, आकर्षण बल। तो ऐसे सभी इन प्रश्नों के आंसर आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्था है? तो मैंने बताया मुख्य रूप से आ गया, तो इसका मतलब कितनी अवस्था है? 3 अवस्था है। लेकिन कुल कितनी अवस्था है? तो कुल कितनी अवस्था हो जाएगी आपकी? वो हो जाएगी 5, वो अपन पढ़ेंगे आगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का वह पदार्थ या वह एकमात्र पदार्थ जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल जल। तो सभी को पता है कि इस प्रकृति में जो पदार्थ पाए जाते हैं, उस पदार्थ में सबसे एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, वो कौन सा है? जल है। ठोस के रूप में बर्फ, द्रव के रूप में पानी, और गैस के रूप में जल वाष्प। तो आज की वीडियो में हमने जो जो टॉपिक लिए थे, उस टॉपिक का यदि अपन संक्षिप्तीकरण करें कि भाई वो टॉपिक कौन कौन से हमने लिए थे और समझे हैं, तो वो एक बार अपन देख लेते हैं। तो मुझे बताइए, पहला टॉपिक आपने क्या पढ़ा? पदार्थ। पहला टॉपिक आपने क्या पढ़ा? पदार्थ। पदार्थ को हम क्या बोल सकते हैं? द्रव्य बोल सकते हैं। दूसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का कौन सा स्वरूप? भौतिक स्वरूप। तो पदार्थ का भौतिक अपन कह सकते हैं भाई स्वरूप पढ़ा था। तो पदार्थ का कौन सा स्वरूप पढ़ा? भौतिक स्वरूप। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। ये इंपॉर्टेंट है, पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण। तो पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण हमने पढ़े। बताओ भाई कितने पढ़े? बिल्कुल सही, 3 पढ़े थे। 3 में कौन कौन से, चलो ये भी ले लेते हैं। पहला कौन सा था बताइए भाई? बिल्कुल सही, रिक्त स्थान। दूसरा कौन सा पढ़ा हमने? बताओ जल्दी बताइए। बिल्कुल गतिशीलता। और तीसरा अपन ने कौन सा पढ़ा था? बताइए बताइए जल्दी। आकर्षण बल। बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम सही है। तो तीसरा हमने ये ले लिया पॉइंट। चौथा हमने क्या लिया था? पदार्थ की अवस्था। चौथा हमने क्या लिया? पदार्थ की अवस्था। और पदार्थ की अवस्था मुख्य रूप से कितनी है? 3। तो यदि मुख्य रूप से आपको पूछे पदार्थ की अवस्था कितनी है? 3। लेकिन कुल कितनी है? तो कुल अवस्था है 5। अब 5 में अपन पढ़ेंगे, एक तो होती प्लाज्मा और दूसरा होती BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये अपन पढ़ेंगे बाद में, लेकिन मुख्य रूप से कितनी अवस्था है? 3 अवस्था है। इन 3 अवस्थाओं में हमने एक पॉइंट लिया था कि भाई पदार्थ, एकमात्र ऐसा पदार्थ जो प्रकृति में पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, उसका नाम क्या है? जल। तो यहाँ तक हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा है। एक बात और मैं आपको बता दूं, वीडियो को अच्छे से आपको देखना है। यदि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है
तो वीडियो को आप पीछे ले जाके भी अच्छे से इसको समझ सकते हैं। लेकिन जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपकी समस्या दूर नहीं होगी, तब तक अगले वाले जो वीडियो है वो समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि एक सीढ़ी के चढ़ने के बाद ही आप दूसरी सीढ़ी चढ़ पाओगे। आप सोचोगे मैं एक साथ 5 सीढ़ियाँ चढ़ लूँ, तो उसमें आपको गिरने के चांसेस बढ़ते हैं। तो यही लॉजिक अपने यहाँ लगता है। आपको प्रत्येक वीडियो एकदम अच्छे से समझनी है, अच्छे से पॉइंट को क्लियर करना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, यदि आपने मेरे द्वारा ये पढ़ाए गए नोट्स और इस कंसेप्ट को यदि अच्छे से क्लियर किया है, तो आपको साइंस एक बार में ही समझ में आ जाएगी। और लॉन्ग टाइम 10 क्लास 11 12 जो जहाँ तक आप पढ़ोगे वो सब चीज़ें आपको उसी टाइम क्लियर होगी। और आप तुरंत जब भी क्लास में कोई पूछेंगे सर आपको कि भाई इसका क्या आंसर है, तुरंत आप दोगे, उसका लॉजिक भी बताओगे। तो वो साइंस है। साइंस ये नहीं है जो रटी रटी चीज़ें बताए और वो मुंह पे बोल दे, वो नहीं। साइंस वो है जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने जितने भी लॉजिक है वो अपन अपने सामने रखें, वो इम्पोर्टेंट है। तो हम लॉजिक के साथ और हम अपने एक जोश के साथ अपन इस साइंस को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा टारगेट है, एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं, 10th से ज़्यादा हार्ड 9th होती है। 10th बोर्ड एग्जाम जरूर होता है, लेकिन उसका जो बेसिक होता है वो कौन है, 9th है। इसलिए 9th को इतना अच्छे से पढ़ लो कि 10th में ज़्यादा आपने लोड नहीं पड़े। क्योंकि हमें यदि किसी बिल्डिंग को खड़ा करना है तो उसके लिए नींव का मजबूत होना जरूरी है। और वो नींव तभी मजबूत होगी जब हम उसके अंदर अच्छे पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए हमें अपनी 9th की नींव को मजबूत करने के लिए ये जितने भी पदार्थ है, जितने भी हमारे मैटर है, वो स्ट्रांग होने चाहिए। और विश्वास दिलाता हूँ ऐसा मैटर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अच्छे से कंटिन्यूसली आराम से वीडियो को देखना है और अच्छे से इन चीज़ों को समझना है। धन्यवाद।